पुराने समय की बात है। एक गांव में फेरन मिश्रा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मिश्रा जी के पास धन की कोई कमी नहीं थी। एक बार मिश्रा जी को किसी बाहर गांव में कथा करने जाना था। कथा एक सेठ के घर थी जहां से भारी दक्षिणा मिलती थी। मिश्रा जी साल में 4 बार तो जरूर ही सेठ के यहाँ कथा कीर्तन कर देते थे और दक्षिणा में काफी माल बटोर लेते थे। मिश्रा जी अभी अधेड़ उम्र के ही थे। उनका स्वभाव रंगीला था। सज धज कर रहना उनका शौक था। मिश्राइन से इसी बात को लेकर तू मैं भी होती रहती थी। मिश्राइन को सदैव संदेह रहता था कि सज धज कर बाहर जाने वाले मिश्रा जी कहीं कोई गुल तो नहीं खिला रहे। खैर उस दिन कथा में जाने से पहले मिश्रा जी ने जोरावर नाई को बुला भेजा। जोरावर नाई था तो बड़ा काया, पर यह भी जानता था कि मिश्रा जी उसे कुछ नहीं देंगे। हमेशा मुफ्त में दाढ़ी बनवाने वाले मिश्रा जी उसे क्या देने लगे। वे अनमना सा अपने औजार उठाकर मिश्रा जी के यहाँ पहुंचा। मिश्रा जी चहक कर बोले, आजा जोरावर, तेरे पास 1 घंटे का टाइम है। आज ऐसी दाढ़ी बना कि पंडित जी दमक उठे। जोरावर ने कहा, कहीं खास ठौर जाना लगता है महाराज। मिश्रा जी ने कहा, यही समझ ले। समझ कि मैं दर्पण देखकर खुश हुआ तो तुझे भी खुश करके भेजूंगा। जोरावर जानता था कि वह मिश्रा जी का अचूक नुस्खा था। कह देने भर से ही खुश कर देने वाले आदमी थे। बाहर चबूतरे पर बैठकर जोरावर मिश्रा जी की दाढ़ी गीली करने लगा। 2-4 लोग और वहां आ बैठे। बढ़िया सी कारीगिरी दिखाना जोरावर, खुश हुआ तो इनाम दूंगा। आस-पास बैठे लोग होंठ दबाकर हंस पड़े। महाराज, क्यों गरीब को सपने दिखाते हो? जोरावर बोला, आज तक तो आपकी जेब से दमड़ी मिली नहीं, आज भी क्या जरूरत है? पंडित जी ने घूर कर जोरावर को देखा। मिश्रा जी ने अकड़ कर कहा, नाई, आज देखना, आज अगर तूने मेरी पसंद का काम कर दिखाया तो मैं तुझे कुछ जरूर दूंगा। कुछ? पक्की बात? जोरावर की भवन तन गई। 5 पंचों के बीच की बात है, कुछ तो तुझे मिलेगा ही। जोरावर कुटिलता से मुस्कुराया। कहता है कि नाई में 36 अक्ल होती है। आज मिश्रा जी को भारी पड़ने वाला था। जोरावर ने अपना पूरा तजुर्बा लगाकर मिश्रा जी की दाढ़ी मूछों को साफ किया और दर्पण मांग कर मिश्रा जी के सामने किया। मिश्रा जी प्रसन्न हुए। आज तो वे अपनी उम्र से 10 वर्ष कम लगने लगे थे। जोरावर ने पूछा, प्रसन्न हुए महाराज? हाँ भाई, काम वाकई अच्छा किया तूने। मांग ले, कुछ ही दे दो महाराज। अरे मांग तो सही। कुछ मांग लिया ना महाराज। कुछ का क्या मतलब? मिश्रा जी सक पकाए। ये तो आप जाने, आपने ही कहा था कि कुछ मिलेगा। अब कुछ के सिवा मुझे तो कोई चीज चाहिए नहीं। आप वादा कर चुके हैं, पंचों के सामने कुछ जरूर दूंगा कहा है आपने, मुकर तो नहीं सकते। अबे क्या अंट संट बक रहा है? कुछ का कोई मतलब तो बता। रुपया, 5 रुपया, 10 5 सेर धान, कुछ तो बक। 500 रुपया क्या बक रहा है? मिश्रा जी भड़के। या तो कुछ दीजिए या 500 रुपया दीजिए, या फिर पंचायत में चलकर मुकर जाइए महाराज। शाम तक सोच लीजिए। जोरावर ने अपनी पेटी समेटी और चलता बना। आज पहली बार मिश्रा जी फंसे थे। मिश्रा जी काठ का उल्लू बने रह गए। कैसा फंदा डाला कमीने नाई ने। कुछ मांगता है या कुछ का 500 रुपया मांगता है। दोनों ही चीजें देना असंभव था। मिश्रा जी पसीने पसीने हो चले। फिर नहा धोकर धंधे पर चल पड़े, पर सारे रास्ते चैन न मिला। बार बार नाई की बात दिमाग में टकरा रही थी। क्या भरोसा उस नाई का कि पंचायत ही ना बिठा दे। सब किरकिरी हो जाएगी, पर 500 रुपया देना तो बड़ा मुश्किल काम था। मिश्रा जी जैसे तैसे कथा में तो पहुँचे, पर आज उनकी वाणी में ना तो पहले जैसा ओज था न सरसता। परिणाम यह हुआ कि चढ़ावा कम रहा और दक्षिणा में भी कटौती हो गई। रोते कलपते नाई को कोसते घर की तरफ लौटे।
अभी गांव के पास ही पहुंचे थे कि पलटन झा मिल गए। प्रणाम महाराज, ई का झाड़ पाल लिया? पलटन झा ने पूछा। क्या हुआ? पंडित जी का दिल पसलियों से टकराया। ऊ ससुरा नाई सारे गांव में कहत फिरत है कि आप पर पंचायत करेगा। शिव शिव, झा जी, इस छत्तीसे ने तो मुझे फंदे में डाल दिया। हुआ क्या? मिश्रा जी ने सारी बात बताई। झाड़ तो ससुरा कंटीला है मिश्रा जी, नाई चालाक है, आप तो दुई तरफ से फंसे हो। पलटन झा ने गंभीर मुद्रा में कहा, अब क्या करोगे? पंचायत में तो मिट्टी खराब हो जाएगी, 500 रुपए देने होंगे। अरे इतने रुपए मेरे पास कहाँ रखे हैं? मिश्रा जी कलप उठे। नहीं रखे तो भुगत लीजिए। पलटन झा हंसकर चले गए। अब तो मिश्रा जी और परेशान हो उठे। गांव की तरफ पैर न उठते थे, कहीं कोई राह न सूझ रही थी। घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में जो भी मिलता अजीब तरह से प्रणाम करता। मिश्रा जी मन ही मन कलप जाते। क्या विघ्न आ गया था उनकी अच्छी खासी कुंडली में। आज घर जाकर अपनी कुंडली पढ़ूंगा। आज तक तो कभी पढ़ी ना थी। औरों की कुंडली बांधकर अपनी पोटली बांध लेते थे, लेकिन आज जैसे वो नाई काल सर्प योग बनकर कुंडली में आ बैठा था। और मजे की बात यह थी कि उसका कोई निवारण भी नहीं सूझ रहा था। डर यह भी था कि घर पर मिस्राइन की चकचक सुनने को मिलेगी। वे ऐसा सुंदर मौका कहाँ छोड़ने वाली थी। यह सोचकर तो मिश्रा जी का दिमाग और भी भन्ना गया। मिस्राइन के व्यंग्य वाणों की एक झड़ी तो उनकी आंखों के सामने तैर गई। अब क्या करे? अचानक गोनू झा का नाम दिमाग में कौंधा। गोनू झा जो उनके परम मित्र थे और उन्हें इस विपत्ति से बचा सकते थे। उसके बुद्धि के तरकश में अवश्य ही कोई तीर ऐसा होगा जो उस नाई को चित कर देगा। बस फिर क्या था? मिश्रा जी ने फौरन गोनू झा के घर का रास्ता पकड़ा। अब एकमात्र वही सहायक नजर आ रहे थे। लोगों की तरह तरह की बातें सुनते सुनते मिश्रा जी गोनू झा के घर पहुंच गए। संयोग की बात थी कि उसी समय गोनू झा खेत से लौटे थे। प्रणाम मिश्रा जी, आइए, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। गोनू झा बोले। मेरी प्रतीक्षा? मित्र, तुम्हें पता था कि मैं आऊंगा? पता था। जैसी समस्या आपके सामने है उसमें आपको आना ही था। फिर तो यह भी बता दो मित्र कि इस समस्या का कोई हल है या नहीं। महाराज, आप तो विद्वान हैं, शास्त्र पढ़े हैं आपने। इतना ज्ञान तो आपको होगा ही कि बिना समाधान के समस्या नहीं होती, और जिस समस्या का कोई समाधान ना हो तो वह समस्या नहीं बल्कि प्रभु का प्रकोप होता है। यह तो ठीक कहते हो गोनू झा। मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा यदि तुम मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दो। मिश्रा जी गिड़गिड़ा उठे। मिश्रा जी, बेफिक्र रहिए, कल पंचायत बैठने दीजिए। मैं उस अक्लमंद नाई को ऐसा सबक दूंगा कि सारी होशियारी भूल जाएगा। आप जरा भी चिंतित ना हो। आराम से घर जाएं, भोजन करें और आराम करें। आप बस इतना करें। गोनू झा ने समझाया। मिश्रा जी के दिल से जैसे बड़ा बोझ उतर गया। सुबह से पहली बार उन्होंने चैन की सांस ली थी। उन्होंने गोनू झा को धन्यवाद किया और चल पड़े। रास्ते में नाई मिल ही गया। मिश्रा जी मुस्कुराए। हाँ महाराज, क्या विचार बनाया आपने? नाई ने उनसे पूछा। विचार क्या, वादा किया है, पंचों के सामने तो निभाना पड़ेगा। तुझे कुछ तो जरूर ही मिलेगा बेटा। जोरावर चुनौती देने वाले भाव में बोला। गोनू झा के घर से आ रहे हैं महाराज, पर मेरे फंदे से वह भी आपको निकाल ना सकेगा। मिश्रा जी बोले। पंचों के सामने वादा किया था और पंचायत में फैसला होगा। मिश्रा जी मुस्कुराकर अपने घर की तरफ चले गए। जोरावर सोच में पड़ गया कि गोनू झा ने क्या सीख दी जो मिश्रा जी इतना निर्भय हो गए। सुबह तो वे उनके तोते उड़ाकर लौटा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब रात भर जोरावर ना सोया। उसने बहुत दिमाग लगाया
कि उसके फंदे का तोड़ क्या हो सकता है। खुद उसे तो कुछ सूझ नहीं रहा था। आखिर सुबह पंचायत बैठ गई। सर्वसम्मति से गोनू झा को सरपंच बनाया गया। पंचों ने मामला सुना। गवाह ने पुष्टि की कि मिश्रा और नाई के बीच वही बातें हुई थी। जोरावर बोला, अब या तो मुझे मेरा कुछ दिलाया जाए या मिश्रा जी को दंड के रूप में 500 रुपए देने का आदेश दिया जाए। गोनू झा बोले, बात 100% सच है मिश्रा जी। खैर जोरावर, जरा एक लोटा पानी तो ला, बड़ी प्यास लगी है। जोरावर शंकित तो था, पर उसने कुएं से एक लोटा पानी का लाकर गोनू झा को थमाया। गोनू झा ने एक घूंट पानी पिया और वापस लोटा नाई के हाथ में थमाया। अभी पकड़, फिर पीता हूँ। गोनू झा बोले, हाँ तो मिश्रा जी, आपने इसे कुछ देने का वायदा किया था जो कि आप नहीं दे पा रहे। सरपंच जी, ऐसा नहीं है। मिश्रा जी ने कहा, जब मैंने वादा किया था तो क्यों व्यवस्था न करता। मैंने कुछ की व्यवस्था कल ही कर ली थी, पर आज सुबह वह मेरी जेब से कहीं गुम हो गया। अब दूसरे कुछ के इंतजाम में समय तो लगेगा ही। कितना समय लगेगा? लगभग 1 माह। क्यों भाई जोरावर, क्या तुम 1 माह प्रतीक्षा कर सकते हो? सरपंच जी, हम रियाया हैं। आज के काम की कीमत महीने भर बाद मिली तो हमारे बच्चे कैसे पलेंगे? जोरावर बोला, बात तेरी भी ठीक है। मिश्रा जी, आपने अपना कुछ कहाँ गुम कर दिया? क्या पता सुबह कुएं पर स्नान करने आया था और दिशा मैदान गया था। गोनू झा ने कहा, ला जोरावर, पानी दे। जोरावर ने हाथ में थमा लोटा गोनू झा की तरफ बढ़ाया कि ठिठक गया। लोटे के पानी में कुछ गिर गया था। पानी पीने लायक ना रहा था। जोरावर बोला, झा जी, इसमें तो कुछ गिर गया है, और भरकर लाता हूँ। अबे क्या गिर गया है? पता नहीं, कुछ अजीब सा। अरे कुछ गिर गया है तो मेरा होगा। मिश्रा जी चीख पड़े। सुबह कुएं पर स्नान करने आया था, शायद तब कुएं में गिर पड़ा होगा। जोरावर सन्न रह गया। गोनू झा मुस्कुरा कर बोला, निकाल ले भाई जोरावर, तेरा कुछ मिल गया है। पंचों को भी फारिंग कर। मगर जोरावर ने कुछ कहना चाहा। अब अगर मगर क्यों करता है? तूने कुछ ही तो मांगा था, और अभी पंचायत के सामने तूने खुद कहा है कि पानी के लोटे में कुछ गिर गया है। यह कुछ कुएं के अंदर से ही आया है। मिश्रा जी ने बताया ही था कि उनका कुछ जो तुझे देना था गुम हो गया है। जोरावर चुप। वे फंस तो गया ही था। अब उसे समझ आया कि गोनू झा साधारण बुद्धिमान ना थे, बल्कि किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान खोजने में कुशल थे। उसे उन पर क्रोध आ रहा था जो उन्होंने बड़ी कुशलता से फंसे शिकार को उनके हाथ से निकाल दिया था, पर वह क्या कर सकता था? जोरावर ने बात से ही पंडित को फंसाया और बात से ही पंडित निकल गया था। पंचायत अपने घर चली गई और सब गोनू झा की तारीफ के पुल बांध रहे थे। धन्यवाद। पुराने समय की बात है। मिथिला राज्य में गोनू झा नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वे जाति से ब्राह्मण थे, परंतु खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते थे। उनकी बुद्धिमानी के चर्चे पूरे राज्य में फैले थे। मिथिला के महाराज ने उन्हें अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया हुआ था। राज दरबार से सम्मानित होने के कई दिन बाद गोनू झा ने विचार किया कि अब दरबार में भी जाना चाहिए। राजा ने उन्हें अपना प्रमुख सलाहकार जो नियुक्त किया था, यद्यपि राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें ये छूट दे दी थी कि गोनू झा जितने दिन चाहें अपने घर रहें और जब चाहे दरबार में आ जाएं, परंतु साथ ही यह भी कहा था कि राजकीय आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अवश्य उपस्थित होना पड़ेगा। गोनू झा ने दरबार जाने का विचार बना लिया और सज धज कर चल पड़े।
उन्हें इतनी प्रसिद्धि तो मिल चुकी थी कि मार्ग में जो भी मिलता वही उन्हें सम्मान देता। सबसे मिलते हुए गोनू झा राजमहल पहुंचे। राजमहल के फाटक पर द्वारपाल खड़ा था। आइए पंडित जी, आपने तो सारे मिथिला में धूम मचा दी है। सब माँ काली का आशीर्वाद है भाई। दरबार जा रहे हैं? हाँ भाई, महाराज के दर्शन करने की इच्छा है। अच्छी बात है, पर पंडित जी हमारी भी इच्छा सुन लेते। सुनाओ। बात यह है कि मैं यहाँ 24 घंटे पहरेदारी करता हूँ। मुश्किल बात है, फिर भी करता हूँ। मेरा कुनवा इतना बड़ा है कि वेतन से गुजारा नहीं हो पाता। इसके लिए मैं आप जैसे सज्जनों का आश्रय लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप दरबार से लौटेंगे तो कुछ न कुछ पुरस्कार लेकर ही लौटेंगे। तो अंदर जाने से पूर्व आप वायदा करें कि जो भी पुरस्कार मिले उसमें से कुछ भाग आप मुझे देंगे। भाई, यह तो दरबार में जाने की घूस हुई। गोनू झा मुस्कुराते हुए बोले, जो भी आप समझें, मेरा कुनबा बड़ा है। तो राजा साहब से कहकर वेतन बढ़वाओ। महाराज बहुत दयालु हैं। वे अपने कर्मचारी का कष्ट सुनकर जरूर द्रवित होंगे। उसकी क्या आवश्यकता है प्रभु, मेरा काम तो दरबारियों से चल रहा है। सब अपने पुरस्कार का एक भाग खुशी खुशी दे जाते हैं, और जो तुम्हारा हिस्सा ना दे तब क्या करते हो? हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। हमारे दरबार में ऐसा कोई भी कंजूस नहीं जो इस गरीब की सहायता ना करे। फिर भी ऐसा कोई अवसर आए तो मैं भी द्वारपाल हूँ। ढेर सारे हथकंडे जानता हूँ। बात तो तुम्हारी ठीक है भाई, फिर तो तुमसे बनाकर रखनी पड़ेगी। तुम्हें नाराज करने का अर्थ है अपना अहित करना। गोनू झा मुस्कुराते हुए बोले, आप तो समझदार हैं। मैं साधारण द्वारपाल भले हूँ, पर मेरी भी कुछ औकात है महाराज के यहाँ। और भाई, घूसखोर तो वैसे भी फंदेबाज होते हैं, आप जानते ही हैं। द्वारपाल हंसते हुए बोला, ठीक है, मुझे यदि दरबार में पुरस्कार मिलता है तो आज का सारा पुरस्कार मैं तुम्हें दूंगा। मैं वचन देता हूँ। जाइए अब। दरबार में इस समय मगध का एक पंडित बैठा है, उससे शास्त्रार्थ कीजिए और ढेर सारा इनाम पाइए। गोनू झा दरबार में पहुँचे तो सारे दरबारी हर्ष से खड़े हो गए। गोनू झा आ गए, गोनू झा आ गए। मिथिला नरेश भी हर्षित होकर सिंहासन से उठ खड़े हुए। गोनू झा ने महाराज का अभिवादन किया। आओ गोनू झा, उचित समय पर आए हो। हम अभी सोच ही रहे थे कि आज आपकी उपस्थिति अनिवार्य थी। खैर, आसन ग्रहण करें। गोनू झा ने अपना आसन ग्रहण किया। फिर शास्त्रार्थ शुरू हो गया। मगध का पंडित और मिथिला का एक विद्वान आमने सामने बैठे थे। महोदय, जो बिन पैरों के चलता हो, बिन वाणी के बोलता हो, ऐसा पंडित कौन है? मगध के पंडित ने प्रश्न किया तो मिथिला का पंडित सोच में पड़ गया। ऐसा तो भगवान ही है, पर शंकित थे तो उत्तर ना दिया। निर्धन जो दूध पीता है वे किस रंग का होता है? मिथिला का विद्वान चकराया। दूध का तो एक ही रंग होता है। अंतिम प्रश्न, काजल से भी काला क्या है? विद्वान ने सिर झुका लिया। मगध का पंडित अकड़ गया। क्या कोई और विद्वान इस दरबार में नहीं है? वह सगर्व बोला। महाराज ने गोनू झा की तरफ देखा तो वह उठकर मगध के पंडित के सामने जा बैठे। मगध के पंडित ने गोनू झा पर दृष्टिपात किया। वेशभूषा निपट देहाती थी। सोचा कि यह क्या जानता होगा किसान। मगध पंडित ने मुस्कुराकर कहा, अभी मेरे 3 प्रश्न तुमने सुने ही होंगे। मैं उन्हें पुनः दोहराता हूँ, उनके उत्तर दे दो। प्रश्न दोहराए गए। गोनू झा मुस्कुराए। महोदय, आपका पहला प्रश्न अति सरल है। बिन पैरों के दूर दूर तक गमन करने वाला और बिना वाणी के भी सब कुछ कह देने वाला पत्र होता है, गोनू झा ने बताया। दूसरा प्रश्न भी कठिन नहीं है। गरीब का दूध तो पानी होता है। संसार में कितने ही गरीब हैं जो पानी पीकर भी पहलवानों को पटक देते हैं। उनके दूध का रंग नहीं होता, बल्कि उनके दूध में भाव होता है। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। महोदय, गोनू झा ने आगे कहा, आपका अंतिम प्रश्न है
कि काजल से भी काला क्या होता है। महाराज, काजल से भी काला होता है कलंक। यह ऐसी कालिक है जो मरने के बाद भी इंसान के चरित्र से छूट नहीं सकती। मैंने ठीक कहा ना पंडित जी? मगध का पंडित हतप्रभ रह गया। देहाती ने बाजी मार ली थी। महोदय, अब मैं एकमात्र प्रश्न पूछूंगा, गोनू झा ने कहा। पूछिए, आप इस समय कौन हैं? मैं मगध का ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम भोजराज। श्रीमंत, क्षमा चाहूंगा, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। गोनू झा विनीत स्वर में बोला। आप इस समय मिथिला के दरबार में पराजित विद्वान हैं और आज के दिन आपका यही परिचय है। पंडित को मानना पड़ा कि देहाती उचित ही कह रहा था। वाह वाह गोनू झा वाह, मिथिला नरेश ने कहा। तुम विद्वानों के विद्वान हो। समय का जैसा विश्लेषण तुम करते हो वे किसी परम विद्वान द्वारा ही संभव है। हम बहुत प्रसन्न हुए। आज हम पुरस्कार में तुम्हें वह वस्तु देंगे जो तुम्हारी इच्छा होगी। मांग लो, आज भले ही मिथिला का सिंहासन मांग लो, हमें जरा भी संकोच नहीं होगा। गोनू झा ने हाथ जोड़कर राजा का अभिनंदन किया। मांगो गोनू झा, क्या मांगना है? मिथिला नरेश ने कहा। महाराज, आपकी दया के अतिरिक्त और क्या मांगू? आपने मुझे इतना सम्मान दिया है कि मैं धन्य हो गया। गोनू झा बोले। महाराज, सम्मान व्यक्ति को उसकी योग्यता और उसका उचित प्रदर्शन दिलाता है। आप विद्वान हैं और निश्चित ही सम्मान के योग्य हैं। पुरस्कार तो सम्मान का निमित्त है, साधन है। अतः आप हमें यह अवसर प्रदान करें। महाराज, आज मैं पुरस्कार में एक विचित्र चीज मांगना चाहता हूँ। निश्चिंत होकर मांगो। हम वचन देते हैं कि यदि वह विचित्र चीज मिथिला राज्य के किसी भी कोने में है तो हम वह चीज आपको देंगे। ठीक है महाराज, मैं आज पुरस्कार में 100 कोड़े चाहता हूँ। सारा दरबार भौचक्का रह गया। पंडित जी, यह कैसा पुरस्कार मांग बैठे? राजा हैरानी से बोले। मैंने कहा था कि मैं आज विचित्र चीज मांगने जा रहा हूँ, अतः अपने वचन के अनुसार मुझे ये पुरस्कार दे महाराज। महाराज ने विवशता से गर्दन हिलाई और दंड नायक को आदेश दिया कि गोनू झा को 100 कोड़े लगाएं। सारा दरबार गोनू झा के इस विचित्र कौतुक पर हतप्रभ था। क्या मूर्खता दिखाई गोनू झा ने। दंड नायक अपना कौड़ा लेकर गोनू झा के समीप आ गया। महाराज, कृपया करके राजमहल के फाटक पर खड़े द्वारपाल को बुलाया जाए, क्योंकि मैं उसे वचन देकर आया हूँ कि दरबार में आज जो भी पुरस्कार मुझे प्राप्त होगा वह सारा मैं उसे दूंगा। आज मेरे द्वारा प्राप्त 100 करोड़ों के पुरस्कार का वही अधिकारी है, मेरे पुरस्कार में साझीदार है। हम समझे नहीं गोनू झा, महाराज ने पूछा। महाराज, किसी भी राज्य की उन्नति को निष्कंटक और सुचारू रखने में राज्य के सुरक्षा कर्मियों का योगदान अधिक होता है। यदि सुरक्षा तंत्र भ्रष्ट हो जाता है तो प्रगति प्रभावित होती है। हमारे राज्य का प्रहरी इसी मार्ग का राही है। वह प्रत्येक दरबारी को भय दिखाकर दरबार में प्राप्त पुरस्कार का कुछ हिस्सा ले लेता है, गोनू झा ने बताया। महाराज क्रोध में भर उठे। क्या यह सत्य है? राजा ने दरबारियों से पूछा। कई दरबारियों के सिर सहमति में हिले। उस द्वारपाल को तत्काल दरबार में बुलाया जाए, महाराज ने आदेश दिया। महाराज, मैं चाहता हूँ कि पहले मेरे वचन के अनुसार मेरे पुरस्कार को उसे दे दिया जाए। इस प्रकार से ये उसका दंड भी होगा। तब तक द्वारपाल भी दरबार में आ गया। आओ प्रहरी, आज गोनू झा ने मगध के विद्वान को शास्त्रार्थ में पराजित करके जो पुरस्कार पाया है वे तुम्हारा है। आओ अपना पुरस्कार प्राप्त करो। द्वारपाल थर थर कांप उठा। उसने कातर दृष्टि से गोनू झा को देखा। भाई, इस प्रकार क्या देखते हो? आज पुरस्कार में मुझे 100 कौड़े मिले हैं। वचन के अनुसार सारा पुरस्कार तुम्हारा है, गोनू झा बोले। द्वारपाल दौड़कर गोनू झा के पैरों में गिर पड़ा। क्षमा पंडित जी, क्षमा। मैं मूर्ख, भूल गया था कि मैं किससे पंगा ले रहा हूँ। भविष्य में मैं कभी भी ऐसा अपराध न करूँगा। भाई,
यहाँ क्षमा और दंड का अधिकार महाराज को है। मैंने तो जो वचन दिया था मात्र उसे निभा रहा हूँ, गोनू झा ने कहा। द्वारपाल रो रो कर महाराज से क्षमा मांगने लगा। प्रहरी, तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। तुम हमारे राज्य में भ्रष्टाचार का बीज बोने का कुचक्र रच रहे थे। दंड नायक, इस अपराधी को इसका पुरस्कार देकर राज्य से बाहर कर दिया जाए और इसके परिवार के भरण पोषण का भार राजकोष उठाए। गोनू झा ने तत्काल जोड़ा, जिसे मिथिला नरेश ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। द्वारपाल को उसके किए का दंड मिल गया। गोनू झा, वास्तव में ही तुम बुद्धिमान और कर्तव्यनिष्ठ हो। तुमने अपने पद के अनुसार अपना कर्तव्य निभाया है, राज्य को एक आगामी संकट से बचाया है। तुम्हारे पास बुद्धि, कर्तव्य और दया जैसे सभी गुण हैं। हमें गर्व है कि तुम हमारे प्रमुख सलाहकारों में से एक हो। इस प्रकार गोनू झा ने दरबार में पहले ही दिन अपनी धाक जमा ली। बड़े ही विनोदपूर्ण तरीके से उन्होंने एक भ्रष्ट द्वारपाल को दंडित कराकर यह संदेश दे दिया था कि वह मात्र विनोदपूर्ण ही नहीं बल्कि गंभीर सलाहकार भी थे। महाराज ने उस दिन भी गोनू झा को ढेर सारा पुरस्कार दिया। धन्यवाद। एक राजा के दरबार में विदूषक नाम का एक मंत्री रहता था। राजा बहुत बुद्धिमान और दयालु था। वे गरीबों की सेवा और दान धर्म के काम में रुचि रखता था, किंतु मंत्री विदूषक अत्यंत कठोर और कुटिल स्वभाव का था। राजा के दरबार में अनेक तरह के गुणी और विद्वान आते, किंतु राजा से बिना मिले ही लौट जाते। विदूषक किसी को राजा से मिलने ना देता। यदि किसी तरह राजा से उनकी मुलाकात हो जाती तो विदूषक उनसे उल्टे सीधे प्रश्न कर यह सिद्ध कर देता कि वे मूर्ख हैं। विद्वान लोग अपने को अपमानित पाकर स्वयं वहां से भाग जाते। एक बार राजा के दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण आ पहुंचा और कुछ दिन ठहरने की इजाजत मांगी। विदूषक बोला, यदि आप हमारे प्रश्नों के ठीक ठाक उत्तर दे सकेंगे तो आपको ठहरने दिया जाएगा। ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया। राजा से आज्ञा लेकर विदूषक ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, आप ईश्वर को मानते हैं? ब्राह्मण बोला, बिल्कुल मानता हूँ। विदूषक ने पूछा, वे कहाँ रहते हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, वे सर्वत्र विराजमान हैं। विदूषक बोला, इस समय है यहाँ पर? ब्राह्मण ने बोला, हाँ हैं। विदूषक ने फिर पूछा, अच्छा दिखाइए वे कहाँ हैं? ब्राह्मण सोच में पड़ गया। सोचने लगा, इस मूर्ख को कैसे बताएं कि भगवान कहाँ है। फिर उसने विदूषक से पूछा, आप ईश्वर को प्रत्यक्ष देखना चाहेंगे या ध्यान में? मंत्री ने उत्तर दिया, हम प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। ब्राह्मण ने पूछा, एकांत में देखेंगे या सबके सामने? मंत्री बोला, सबके सामने। ब्राह्मण ने फिर पूछा, अभी देखेंगे या ठहर कर? मंत्री बोला, अभी इसी वक्त। तभी ब्राह्मण ने अपना डंडा सीधा किया और बोला, समझ लो कि ये भगवान है, अब आप सामने आइए। विदूषक घबराकर पीछे खिसकने लगा। दरबारियों ने विदूषक से आगे आने की प्रार्थना की, किंतु ब्राह्मण के हाथ में तना हुआ डंडा देखकर वह डर के कारण आगे न आया। राजा की आज्ञा हुई तो विदूषक को आगे आना पड़ा। तभी ब्राह्मण ने कसकर एक डंडा उसकी कमर में जमा दिया। डंडे के पड़ते ही विदूषक चीख उठा और ढेर होकर जमीन पर लेट गया। यह दृश्य देखकर दरबार में हलचल मच गई। राजा क्रोधित होकर ब्राह्मण से बोला, यह तुमने क्या बेवकूफी कर दी है? तो ब्राह्मण बोला, इसमें बेवकूफी की क्या बात है महाराज? राजा बोला, वाह खूब रही, एक तो बिना वजह डंडा जमाकर मंत्री की कमर तोड़ दी है, ऊपर से पूछते हो कि क्या बेवकूफी की? तो ब्राह्मण ने पूछा, लेकिन डंडा पड़ने से उसे क्या हानि हुई? तो राजा बोला,
हानि नहीं हुई तो क्या उसे लाभ हुआ है? देखते नहीं उसे कितनी पीड़ा हो रही है। ब्राह्मण बोला, कहाँ है पीड़ा? राजा ने बोला, उसकी कमर में जहाँ तुमने डंडा जमाया है। तो इस पर ब्राह्मण बोला, ऐसे मैं नहीं मानता, विदूषक से कहिए कि वे अपनी पीड़ा को प्रत्यक्ष दिखाएं। राजा बोला, लगता है तुम पूरे पागल हो। क्या शरीर के अंदर होने वाली पीड़ा कोई ठोस पदार्थ है जिसे आंखों से प्रत्यक्ष देखा जा सके? तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, जिस तरह शरीर में होने वाली पीड़ा को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, ठीक उसी प्रकार ईश्वर को भी प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, किंतु कण कण में उसे महसूस किया जा सकता है। यह सुनकर राजा का क्रोध चला गया। उसने विद्वान ब्राह्मण को दरबार में ठहरने की अनुमति दे दी। उस दिन से विदूषक ने उल्टे सीधे प्रश्न करना छोड़ दिया। धन्यवाद।